अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 28 मार्च 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। आपको पता है कि आज सियासी महाज पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, हर लम्हा कोई नई खबर आ रही थी। सुबह ही आज पंजाब असम्बली में भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से जमा करवा दी गई और आज यहाँ कौमी असम्बली में भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी वो आज बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर पेश कर दी गई। उसके बाद इमरान ख़ान साहब ने परवेज़ इलाही साहब से आज मुलाकात की और परवेज़ इलाही साहब को बाकायदा वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द कर दिया, यानी काफ लीग के साथ हुकूमत की जो डील है वो फ़ाइनल हो गई। जिन शराइत पे भी हुई वो शराइत आगे बाज़ाब्ता तौर पे आती रहेंगी। लेकिन जब ये फ़ैसला आया तो मैंने कुछ तहरीक इंसाफ के दोस्तों का उस पर रद्द-ए-अमल देखा, जो उन्होंने कुछ दोस्तों ने बहुत कड़ी तनकीद की और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया सोशल मीडिया पे कि जी खान साहब ने इतनी बड़कें मारी कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, झुकूँगा नहीं, फ़लाँ फ़लाँ। तो अब अगर ये परवेज़ इलाही साहब के सामने या चौधरियों के सामने इस तरह से मतलब आपने कंप्रोमाइज़ करना था तो ये सारी बड़कें क्यों मारी वगैरह वगैरह। इस पे मैं आखिर में जो है मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा, वो लेकिन मैं आखिर में दूँगा। अभी मैं सिर्फ इसकी एक कॉमन सेंस की बुनियाद पर मतलब इसकी कोई वजाहत पेश करना चाहता हूँ कि ये सारा हो क्यों रहा है। मेरी ज़ाती राय में इमरान ख़ान साहब ने बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया और ये बेहतरीन फ़ैसला इसलिए है कि मैं ज़ाती तौर पे ये मानता हूँ कि इस वक्त इमरान ख़ान साहब को किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट वफाकी हुकूमत को बचाने की सही करनी चाहिए और किसी भी हालत में वफाकी हुकूमत को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस तहरीक अदम एतमाद को जो भी वसाइल उनको दस्तयाब हों उनको इस्तेमाल करते हुए उनको इस तहरीक अदम एतमाद को बहर तौर नाकाम बनाना है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये मेक और ब्रेक का मेरे नज़दीक एक मौका है। अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उनके ख़िलाफ़ तो फिर आप ये समझ लें कि हम मतलब दोबारा ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे। मेरा ऐसा मानना क्यों है? मेरा इसलिए ऐसा मानना है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब कभी भी कोई तहरीक अदम एतमाद आती है किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो उसकी कोई जस्टिफ़िकेशन होती है, कोई उसका जवाज़ होता है, कोई हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कोई सिक्योरिटी के प्रॉब्लम इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है किसी पर्सन की वजह से, किसी पार्टी की वजह से, या कोई महंगाई का तूफ़ान आया हुआ होता है जो हुकूमत की नाअहली की वजह से होता है, हुकूमत की इनकैपेसिटी होती है, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। ये सारी वजूहात होती हैं तो कोई तहरीक अदम एतमाद आती है। बदकिस्मती से इस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले हर शख्स के ख़िलाफ़ दसियों केसेस हैं और बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं। और जिसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है वो आपको मालूम ही है कि उसके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। उसका दुश्मन भी, ज़ाती दुश्मन भी ये बात ज़रूर मानता है कि इमरान ख़ान किसी तरह की फ़ाइनेंशियल करप्शन में मुलव्वस नहीं है। तो फिर ये सारा हंगामा बर्पा क्यों किया गया? इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी और मैंने उसमें यही बात की थी कि इस सारी हंगामा आराई का जो मेन बेनिफिशरी है वो मुझे एस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अब अमेंड करना चाहता हूँ, इस बात को अपनी राय से रुजू करना चाहता हूँ कि तमाम स्टेटस को की कुव्वतें, वो चाहे इंटरनेशनल प्लेयर्स हों या उनके लोकल गमाश्ते, वो इस वक्त इस सारे सिस्टम को डीरेल करना चाहती हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सादगी से ये कह दिया था कि ख़िज़ां जाए बहार आए ना आए, यानी वो हर हाल में इमरान ख़ान साहब को रुखसत करना चाहते हैं, चाहे उसके नताइज और अवाक़िब कुछ भी हों। तो इसकी कोई रीज़न होगी, ज़ाहिर है उसके पीछे उनके कोई मकासद हैं। वो मकासद क्या हैं? असल में बाकी तो सारी चीज़ें ये हज़म कर सकते थे क्योंकि मुल्क को एक डगर पे डाल दिया है इमरान ख़ान साहब ने। ये अगर हुकूमत में आ भी जाते बाद में किसी सूरत या आ भी जाते हैं तो इनको पता है कि पहले से बेहतर सूरत हाल में मुल्क इनको मिलेगा। लेकिन जो दो चीज़ें हैं वो इनसे हज़म नहीं हो पा रही। वो मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि ईवीएम और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट जो है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हर हाल में वो इस वक्त रोल बैक करना चाहते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल इलेक्शन में शुरू हो गया
तो आपको पता है कि ये जो धांधली, ये जो बैलेट बॉक्सेस का गुम होना, ये आरओज़ का इलेक्शन, जैसे जरदारी साहब कहते थे कि अगर एक रिटर्निंग ऑफिसर को ही आपने मैनेज कर लिया है तो आपके हल्के में बड़ी आसानी है, आप जीत सकते हैं। एक आरओ को आप मैनेज कर लें तो बाकी नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वो मैनेज कर लेगा। बैलेट पेपर्स का इजाफी छपना, मतलब धांधली, हर इलेक्शन में आपको पता है हर जमात धांधली का शोर करती है। तो उससे बचने का तरीका तो ये होना चाहिए था कि सारे लोग इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सपोर्ट करते, लेकिन चूंकि वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, उनको पता है कि वो अपने एरियाज़ में, अपने इलाकों में इलेक्शंस को मैनेज करते हैं, धांधलियाँ करके जीतते हैं, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, नहीं कर रहे, और इसकी राह में वो रुकावट डालना चाहते हैं। जबकि उन्हें ये पता है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बाकी रह जाती है तो वो इसी टेन्योर में इसको मतलब प्रैक्टिस में ले आएंगे और ये हर हाल में ईवीएम के थ्रू इलेक्शन होगा। दूसरा, जब भी अपोजिशन के रहनुमाओं से किसी से बात होती है तो वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट को अपना वोट कभी भी कंसिडर नहीं करते। वो लाखों वोटों को जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट हैं, हालांकि कुछ उनमें नून लीग के भी होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे जो उनके चाहने वाले होंगे, लेकिन वो 100% इसको तहरीक इंसाफ का ही वोट काउंट करते हैं। अब ये वो दो फैसले हैं जो कानून साजी जिन पे हो चुकी है, इमरान खान साहब कानून साजी करवा चुके हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू इलेक्शन होगा और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं, उनको भी वोट का हक दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली बर्पा कर सकते हैं जो सादा अक्सरियत इमरान खान साहब आसानी से पिछले इलेक्शन में भी हासिल कर चुके थे। तो आईवीआर सिस्टम को रोक के मेरी ज़ाती राय में उनकी 20-25 सीटों को मैनेज किया गया और मतलब उनको कम किया गया। तो ये बहुत सारी सीटें जो हैं वो बड़े लो मार्जिन के साथ लोग हारते और जीतते हैं। अगर ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट पड़ जाते हैं तो ये यकीनी बात है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ तहरीक इंसाफ जीतेगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस एजेंडा को इस वक्त अधूरा छोड़ देना, यानी जैसा मैंने पहले कहा कि मैं ज़ाती तौर पर मेरा ये मानना है और हर मामूली पॉलिटिकल कॉमन सेंस या पॉलिटिकल एक्यूमेन रखने वाला शख्स इस वक्त ये जानता है कि किसी भी तरह इस वक्त वफाकी हुकूमत को, इमरान खान साहब को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर वफाकी हुकूमत बच जाती है तो उनका एजेंडा आगे चलता है। अगर वफाकी हुकूमत नहीं बचती तो ये जहन नशीन रखें कि सबसे पहले इस अपोजिशन ने नए इलेक्शन में फ़ौरन जाना है, लेकिन ये दो काम जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट का मामला है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला है, ये वो रोल बैक करके जाएंगे। अब अगर ये वो रोल बैक करने में कामयाब हो जाते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में जिस तरह के इदारे मौजूद हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान साहब से खार खाए बैठा है और जिस तरह से वो कंप्रोमाइज्ड नज़र आता है अपोजिशन के हाथों, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब अगला इलेक्शन जीतना, चाहे वो आज इतनी ज़्यादा मकबूलियत के साथ भी मार्केट में जाएं, तो आप यकीन रखें कि बहुत आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत आसानी से उन्हें हराया जा सकता है या इस पोजीशन पे लाया जा सकता है कि वो एक मुनासिब सी अपोजिशन कर लें, 100 सीटें वो जीत लें, लेकिन बाकी सीटों को वो इलेक्टेबल्स के थ्रू दोबारा अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए मैनेज कर लेंगे। तो ये मेरे और आपके मुस्तकबिल का मामला है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये दो एजेंडाज़, ईवीएम का और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए और इस पे अमल दरामद के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब हर कीमत पर जितना बड़ा मर्जी कंप्रोमाइज़ करना पड़े, इस वक्त उनको वफाकी हुकूमत को बचाना है। अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो अगले 6 महीने उनके खैरियत से गुजरेंगे। उसकी वजह यह है कि दोबारा तहरीक अदम एतमाद 6 माह में पेश की नहीं जा सकती। अब ये तो एक कॉमन सेंस रखने वाले बंदे को भी ये सारी बात पता है कि अगर वो उन्होंने पंजाब पे कंप्रोमाइज़ कर लिया है, जब वफाक में सूरत हाल आपके सामने थी, जिस तरह की घबराहट या पैनिक लोग परसों तक थे, पूरा पाकिस्तान परेशान था कि क्या हो रहा है, लेकिन आज कुछ रिलीफ फील हुआ है। ठीक है ना, जैसे बाप के लोग अगर वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग अगर अपोजिशन के साथ गए हैं तो उनमें से भी ज़ुबैदा जलाल साहिबा एक जो है मैंने इधर आ गई हैं। इसी तरह तारिक बशीर चीमा साहब अगर काफ लीग को भी छोड़ के नाराज़ हो के वो कह रहे हैं मैं अपोजिशन का साथ दूंगा, तो बार तौर
4 लोग काफ लीग के साथ आ गए और परवेज़ इलाही साहब की अपनी एक साख है और वो आप चौधरी बरदरान ने जो भी अपनी वज़ादारी को इस वक्त ख़त्म किया है, अपने आप को एक्सपोज़ किया, उसको छोड़ के भी उनकी पॉलिटिकल विजडम है, उनकी फुटिंग है, वो बाहर तौर कुछ ना कुछ नकब दूसरी पार्टियों में लगा सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि वो शायद कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे पंजाब में बेहतर से बेहतर काम करने की। वो आगे भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, तो अगर आगे वो बेहतर काम कर जाते हैं तो उसका सेहरा भी इमरान खान साहब के सर आएगा। हर किसी को ये पता है कि इस वक्त एक कंप्रोमाइज़ पोजीशन पे इमरान खान साहब ने ये वज़ारत आला किसी को ऑफ़र की। अब आखिर में मैं आ जाता हूँ ये सारी बात करने के बाद तहरीक इंसाफ के दोस्तों की तरफ, जिनको आज मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो है ना वो इस बात पे हत्थे से उखड़ रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब ने को बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया, को बड़ा गुनाह कर लिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इमरान खान साहब ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? वो तो शहज़ादों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको तो इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली लाइफ को इस सियासी जद्दोजहद पे, इन माफियाज से लड़ने पे कुर्बान किया। उनकी ज़ाती ज़िंदगी कुर्बान हुई, फैमिली लाइफ उनकी कुर्बान हुई। उन्होंने अपनी अना को कुर्बान किया हुकूमत में आने के बाद। चाइना की, यूएई की, सऊदीया की मिन्नतें समाजतें करके, बार बार दौरे करके, जिस तरह आपके खाली ख़जाने को उन्होंने एक सहारा दिया और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इन माफिया से लड़ना आप आसान समझते हैं, ठीक है। और इस पोजीशन में जब इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और आज़ाद खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को हर हाल में वो घुटनों के बल लाना चाहेंगे, उनकी जान को भी ख़तरात हो सकते हैं, इसके बावजूद वो पूरी बहादुरी के साथ हर स्टेटस को माफिया से लड़ रहे हैं, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हों, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हों। तो ऐसी सूरत में आप मुझे ये बताइए कि लोग जरदारी साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को किस ढिठाई से डिफेंड कर लेते हैं, और आप इमरान खान साहब की मामूली सी बातों को लेकर नाराज़ औरतों की तरह हर वक्त जो है वो उनको किसी न किसी तरह तनकीद का निशाना बना लेते हैं। ये आप कैसे कर लेते हैं? जो शख्स हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर लड़ रहा है, उसको इस वक्त में जब जब उस पर कड़ा वक्त है, हमें हर हाल में उसके हर फैसले के साथ खड़े होना है, चाहे वो हमें समझ आए या वो फैसला हमें भी फ़िलहाल समझ ना आए। तो इस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, परवरदिगार हम तो मग़लूब हो चुके हैं, लेकिन तू अपनी ताईद और नुसरत से हमारी मदद फरमा और इमरान खान साहब की मदद फरमा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छा करे।